आज आपण NEP 2020 बद्दल माहिती बघणार आहोत। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की मध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया था। तो लक्षात ठेवायचं जे काही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आहे 2020, तर त्याचा NEPचा मसुदा जो आहे चीफ डॉक्टर के कस्तुरी रंगन यांनी तयार केला जून 2017 मध्ये आणि मे 2019 मध्ये हा मसुदा तयार झालाय। नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। तर भारतामध्ये 3 प्रकारचे शैक्षणिक धोरण येऊन गेले। एक 1968 मध्ये आलं होतं, त्यानंतर 1986 मध्ये आलं आणि 2020 चं नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तर 2020च्या केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने एज्युकेशन फील्डवर GDPच्या 6% हिस्सा हा आता शिक्षणावर खर्च होणार आहे। कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई है। तर कैबिनेट ने MHRD चं नाव बदललेलं आहे। पहिले मानव संसाधन विकास मंत्रालय असं नाव होतं। कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी, आता शिक्षा मंत्रालय असं नाव आहे। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। आता हा जो 4 वर्षाचा कोर्स आहे त्याला इंटिग्रेटेड BEd डिग्री म्हणतात, तर ते अनिवार्य केलं गेलं आहे। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को भी समाप्त कर दिया गया है। MPhil ला आता मान्यता नाही, MPhil बंद करण्यात आलंय, मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी बंद करण्यात आलेलं आहे। स्कूल एजुकेशन, यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 साल से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। तर ही जी नीती आहे, ही जी पॉलिसी आहे, तर 10+2 या स्कूली व्यवस्थेला 3 वर्ष ते 18 वर्षाच्या सर्व मुलांसाठी पाठ्यचर्या आणि शिक्षणशास्त्रीय आधाराच्या अवस्थेने जी काही संरचना तयार करण्यात आलेली आहे, आवाज नाही येते सर। यह नीति वर्तमान की 10, तर याच्यामध्ये एक संरचना तयार झालेली आहे आणि ही जी संरचना आहे ती आहे 5+3+3+4 की नई व्यवस्था करने की बात करती है। इस नीति के आधार का सिद्धांत क्या है? संरचनात्मक समझ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना।
रटंत पद्धती को केवळ परीक्षा के लिए पढ़ाई पर, म्हणजे याच्यामध्ये कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग वर फोकस करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर बहुभाषिकतेवर फोकस करण्यात आलाय. मल्टी लैंग्वेजिज्म, विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं. सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पर जोर देना, कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है. छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी. छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं. सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन पर जोर देना. हे झालं होतं आपलं. छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए, म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी परख नावाचं एक सेंटर स्थापन केलं गेलंय किंवा केलं जाईल. दैट इज नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी. बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 से क्लास 8 तक या उससे आगे तक भी घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा होगी. राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाए, लेकिन इस फॉर्मूला में लचीलापन रखा जाएगा. म्हणजे फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज, थर्ड लँग्वेजच्या अनुसार प्रत्येक राज्यामध्ये निर्मिती असेल. त्याच्यामध्ये लचीलापन म्हणजे ज्याला म्हणूया फ्लेक्सिबिलिटी असेल. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया जाएगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देते. एकंदरीत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा जो अजेंडा आहे, तो अजेंडा एक भारत श्रेष्ठ भारत या दृष्टीने करण्यात आलेला आहे. विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं का उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे. कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन किया जाएगा 6वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी. माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प में एक विदेशी भाषा का अध्ययन होगा. उसमें कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन किया जाएगा. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव प्रस्ताव. हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना, उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना. समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, इंक्लूसिव एजुकेशन. दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में
डिफाइन करता है जहाँ सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं. तर याच्यामध्ये RPW याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीक सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए नए एक शिक्षा और निजी शिक्षा के प्रावधान को बताया गया है. क्लास 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी. पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसके बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके. तर साधारणपणे जो काही पाठ्यक्रम असेल त्याचा जो सब्जेक्ट असेल तर सब्जेक्ट कमी करून यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या तार्किक शक्तीचा विकास झाला पाहिजे, त्यांना विश्लेषण करता आलं पाहिजे, सिंथेसिस करता आलं पाहिजे, अनालिसिस करता आलं पाहिजे त्या दृष्टीने. त्यानंतर नॅशनल टेक्स्टबुक, राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तके स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए. ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी, बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है. तर परीक्षेला प्रश्न येऊ शकतो, व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE, दॅट इज ECCE म्हणजे काय, तर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. स्कूल तैयारी मॉड्यूल, यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT SCERT द्वारा, NCERT म्हणजे नॅशनल काउन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी, SCERT म्हणजे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन कुछ ही हफ्तों के बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते. काय होतं, एकाच वर्गातले मुलं किंवा एकाच बेंचवरचे मुलं, त्याच्यामध्ये एक मुलगा पटकन ग्राफ्स करतो, एखाद्या गोष्टीचं आकलन करतो आणि एखादा मुलगा खूपच मागे राहून जातो. तर NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रत्येक सब में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा. NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा. जे काही प्रगतीपत्रक असेल ते आता नव्या पद्धतीने तयार झालेलं आहे. यह प्रोग्रेस कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा जिसमें सभी स्टूडेंट्स के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, एफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण होगा. स्टूडेंट्स की विशेषताओं को समेत दिया जाएगा. आता याच्यामध्ये काही टॅग वर्ड्स आलेले आहेत, निगेटिव्ह वर्ड्स, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साही, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, खाली स्लेट, कोरी पट्टिया, लैंगिक असमानता, बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना, निष्क्रियता, रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित व्याख्या. अभी पॉझिटिव्ह वर्ड्स कौन से दिए, तर याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह वर्ड्स कोणते आले NEP मध्ये,
सर्वांगीण विकास आलेला आहे, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, बाल केंद्रित, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी कक्षा और शिक्षा, दृश्य और श्राव्य सामग्री, संसाधन, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग. आता याच्या पुढे आहे शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल. चला, कोण वाचतंय? शिक्षण अधिगम सामग्री कोण वाचतंय? चला, सर वाचू का मी? वाचा मॅडम, वाचा. शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीएलएम. इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है. श्रव्य श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो लर्निंग मटेरियल. इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं. इसके उदाहरण है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र आदि. रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला. दृश्य सामग्री, विजुअल लर्निंग मटेरियल. इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं. इसके उदाहरण है शामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, प्लेनिल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून. मॉडल पोस्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स आदि. शामपट्ट, फ्लैनल बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप्स, एन्साइक्लोपीडिया, पत्र पत्रिकाएं, ग्लोब. सी, श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल. इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं. इसके उदाहरण है मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि. टीवी, कंप्यूटर, नाटक. चलचित्र, कठपुतली. सेकंड, तकनीक के आधार पर ए, कठोर उपागम, हार्डवेयर अप्रोच, एंड बी, मृदु उपागम, दैट इज सॉफ्टवेयर अप्रोच. 3, परिक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपी सामग्री, प्रोजेक्टिव मटेरियल. जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है. बी, अप्रक्षेपी सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल. जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत नहीं होती है वे अप्रक्षेपी सामग्री होती है, जैसे शामपट्ट, चार्ट, पाठ्य पुस्तक आदि. एनसीईआरटी के अनुसार ग्राफिक चित्र, कॉमिक्स, कार्टून, डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पैनल बोर्ड, त्रिआयामी सामग्री, मॉडल, श्राव्य सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, प्रक्रिया सामग्री, अभिनय और क्षेत्र भ्रमण. तर क्वेश्चन आन्सर्स पण वाचायचं आहे. थँक्यू मॅडम. शिक्षण अधिगम सामग्री कोणकोणते? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM. लक्षात ठेवा, TLM चा फुल फॉर्म काय? टीचिंग लर्निंग मटेरियल. आता याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे बघा. टीचिंग लर्निंग मटेरियल मध्ये शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए जी काही शिक्षण प्रक्रिया आहे ती साधी, सिंपल झाली पाहिजे, अट्रॅक्टिव्ह झाली पाहिजे,
आणि यासाठी काही माध्यम आवश्यक आहे. ऐसे साधनों माध्यमों का प्रयोग किया जाता है. सर TLL चा अर्थ सांगा ना. कुठला कुठला? TLL. TLL के TLM? TLM ना. हो. TLM चा अर्थ सांगितलं ना आता, टीचिंग लर्निंग मटेरियल. समजला? हो सर. हे बघा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल. आपण जसं काय म्हणतो, शैक्षणिक साधन म्हणतो ना, तसं हे शिक्षण अधिगम सामग्री. मराठीमध्ये त्याला शिक्षण अध्ययन साहित्य असं म्हणतो ना आपण. त्याला इंग्रजीमध्ये TLM म्हणतात, टीचिंग लर्निंग मटेरियल. याच्यामध्ये हे का वापरलं जातं, तर आपली अध्यापन प्रक्रिया, अध्ययन प्रक्रिया आकर्षक झाली पाहिजे, रोचक झाली पाहिजे, सरळ झाली पाहिजे. इनसे प्रभावशाली और रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है. इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है. इनसे समय की बचत भी होती है. टाइप्स ऑफ TLM. इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है. तर साधारणपणे इंद्रियांचा विचार केला तर 3 प्रकारची सामग्री असते. एक श्राव्य सहाय्यक सामग्री, ऑडिओ लर्निंग मटेरियल. दृश्य सामग्री, व्हिज्युअल लर्निंग मटेरियल. आणि तिसरा आहे श्राव्य दृश्य सामग्री. आता जो पहिला प्रकार आहे त्याच्यामध्ये काय आहे बघा, जी काही ऐकण्याची सामग्री आहे, ज्याच्याने आपण फक्त ऐकू शकतो. रेडिओ आहे, टेप रेकॉर्डर आहे, ग्रामोफोन आहे, लिंग्वा फोन आहे, भाषा प्रयोगशाळा आहे. दृश्य सामग्रीमध्ये काय आहे, तर श्यामपट्टा आहे, म्हणजे ज्याला ब्लॅकबोर्ड म्हणतो. बुलेटिन बोर्ड आहे, नंतर फ्लेनिल बोर्ड आहे, मानचित्र आहे, ग्लोब आहे, रेखाचित्र आहे, कार्टून आहे, मॉडेल आहे, पोस्टर आहे, स्लाइड्स आहे, फिल्म स्ट्रिप्स आहेत. हे श्यामपट्ट म्हणजे काय, तर फळा आपण म्हणतो. फ्लॅनल बोर्ड बघा, फिल्म स्ट्रिप अशा पद्धतीने असते. इनसायक्लोपीडिया आहे, पत्रपत्रिका आहे, फिल्म स्ट्रिप, ग्लोब आहे. दृश्य श्राव्य दृश्य सामग्रीमध्ये, ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल में इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं. इसके उदाहरण है मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक इत्यादि. त्यामध्ये टीव्ही, कंप्यूटर, नाटक, चलचित्र और कठपुतली. तकनीक के आधार पर, आता तकनीक म्हणजे अप्रोच कसा आहे तुमचा, किंवा कशा पद्धतीने तुम्ही वापरणार आहात त्यानुसार. कठोर उपागम, मृदू उपागम म्हणजे हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच. त्यानंतर परीक्षेपण के आधार पर, प्रोजेक्टिव मटेरियल, प्रक्षेपी सामग्री, जिन चीजों को प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है ते त्याला प्रक्षेपी सामग्री म्हणतात. जैसे स्लाइड आहे, फिल्म स्ट्रिप आहे, ओव्हरहेड प्रोजेक्टेड आहे, OHP ज्याला आपण म्हणतो. अप्रक्षेपी सामग्री में, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल में क्या आता है, जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत नहीं होती. त्याच्यामध्ये श्यामपट्टा आहे, चार्ट आहे, पाठ्यपुस्तक आहे. NCERT के अनुसार ग्राफिक्स चित्र, कॉमिक्स, कार्टून, डिस्प्ले सामग्री, ब्लॅकबोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लॅनेल बोर्ड, त्रिआयामी सामग्री, मॉडल, श्राव्य सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वा फोन, प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, प्रक्रिया सामग्री, अभिनय और क्षेत्र भ्रमण. क्वेश्चंस. Which of the following principles suggests that different body parts develop at different rates at various stages of development? तर प्रश्न असा है, निम्न में से कौन सा नियम सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं. तर विकास कसा असतो, एक आयामी असतो, विकास एक दिशेने असतो, विकास एक असतत प्रक्रिया आहे, विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी आहे. सांगा बरं याचं उत्तर. कोण उत्तर सांगतं? विकास कसा असतो? डेव्हलपमेंट इज अनडायमेन्शनल.
Development is undirectional. Development is discontinuous. Direction of development is proximodistal and cephalocaudal. हे झालेलं आहे आपलं. सांगा उत्तर. काय उत्तर आहे मग याचं? 3. तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 येणार आहे. डायरेक्शन ऑफ डेव्हलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉडल. विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है. बाकी विकास एक आयामी राहत नाही, एक दिशेने राहत नाही, असतत नाही. तर सतत शब्द राहिला असता तर तुमचं उत्तर बरोबर होतं. इथे असतत शब्द आलेला आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है. बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है. बच्चों की सोच सामाजिक अंतरक्रिया से प्रभावित नहीं होती. बच्चों का विकास केवळ आनुवंशिकता पर आधारित होता है. कोणतं कथन बरोबर आहे? कोणतं स्टेटमेंट बरोबर आहे? फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है का? अनुकूल. काय फर्स्ट उत्तर? वन. निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 वाचले ना मी, त्यातलं कुठलं स्टेटमेंट बरोबर आहे? फर्स्ट. अनुकूल प्रक्रिया. त्याचं इंग्रजीमध्ये दिलंय बघा. चिल्ड्रन डेव्हलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. Childhood is a period that can be divided into 10 distinct. Children's thinking is not influenced by social interaction. Children's development is solely determined by genetics. बच्चों का विकास एक सामाजिक. बरोबर, अगदी बरोबर. The process of predetermined unfolding of genetic dispositions is called. आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूल. अनुवंशिक विन्यास के पूर्व, अगदी बरोबर. डैश डैश इज माय प्राइमरी एंड डैश डैश इज सेकेंडरी एजेंट सोशल. स्कूल. डैश family. डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है. Family is a primary and school is a secondary. अगदी बरोबर. लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सार्वभौमिक नैतिक. एवढं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत नाही येणार 8 वर्षाच्या मुलामध्ये. तो जो काही निर्णय घेतो तो 2 गोष्टींमुळे घेतो. एक तर पनिशमेंट किंवा ओबेडियन्स, दंड किंवा आज्ञा पालन असेल तर. अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? सेकंड ऑप्शन. दुसरं. खाली खाली बघा, खाली 3 पर्याय आहेत. सेकंड, थर्ड, फोर्थ असं दिलेलं आहे बघा. सेकंड ऑप्शन. मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? बरोबर. दुसरं, तिसरं आणि चौथं 3 वाक्य बरोबर आहे. म्हणजे पर्याय क्रमांक 2 बरोबर आहे. समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है?
Inclusive education implies that काय आहे समावेशी शिक्षेचा अभिप्राय? योग्यताओं से पर्याय होकर क्रमांक सकते 4 बरोबर. पर्याय योग्यताओं से क्रमांक परे 4. होकर तर विद्यार्थी अपंग आहे, दिव्यांग आहे, तो कसा आहे, कुठला आहे ते न बघता त्याची योग्यता काय, त्याची गुणवत्ता बघून ते बरोबर. पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, कारण शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं के हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को एक उनके अनुकूल बनाना चाहिए. दोनों सही है और दोनों व्याख्या सही और आर सही व्याख्या करता है एक ही. एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई सामना करती है. एक मुलगी आहे, तिला लिहिताना खूप अडचणी येतात. उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है. यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? A child is facing regular difficulty in writing. डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया पठन 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 वैफल्य. लिहिण्यामध्ये अडचण येते तुला. डिस्ग्राफिया अक्षर बनवणं आणि शब्दांमधल्या अंतराल में चुनौती म्हणजे तिला आव्हान वाटतं ते. तर कुठल्या याचं उत्तर आहे ते? तर डिस्लेक्सिया म्हणजे पठण तर नाही येणार तिथे, लिहायचंय ना फक्त तिला. डिस्ग्राफिया गणन नाही येणार. तर आलेख अटेन्शन डिफिसिट हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर. सर कॅल्क्युलेशन म्हणजे फक्त ते तिला नंबर मध्ये प्रॉब्लेम आहे. हा तेव्हा Dyslexia प्रॉब्लेम येईल, त्याला मध्ये तिला डिस्कॅल्क्युलिया म्हणतात. अभ्यासाचं काही समजत नाही आणि अटेन्शन एडीएचडी वाला तर ते बसू शकत नाही पोरगं. मग फक्त आपल्याला लिहिता येत नाही तिला, म्हणजे आलेख म्हणजे ते शब्दांचं जे लिहिणं रिलेटेड आहे आहे. ते. डिस्ग्राफियास त्याचं उत्तर आहे. बरोबर आहे. हम्म, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा तो करने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? मानकीकृत पद्धति और आकलन तरीकों को उपयोग करना चाहिए. शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए. रटन आधारित अधिगम निर्धारित करने के लिए शिक्षा सर पर्याय क्रमांक 2 यूज ऑफ व्हरायटी ऑफ पेडागॉजीज अप्रोचेस अँड मीन्स ऑफ यूज असेसमेंट. ऑफ व्हरायटी ऑफ पेडागॉजिकल अप्रोचेस अँड मीन ऑफ असेसमेंट. तर विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिगत विभिन्नता असतात. प्रत्येक विद्यार्थ्याची समस्या वेगळी असते. त्या विभिन्नता पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकाने काय केलं पाहिजे? यूज ऑफ व्हरायटी ऑफ पेडागॉजिकल अप्रोचेस अँड मीन ऑफ असेसमेंट. तर अशा तऱ्हेने आज जवळपास आपण 9:36 ला 9:40 ला लेक्चर सुरू केलं होतं. आता आपण थांबूया. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह, नवीन लेक्चरसह. चालेल. शुभरात्री. थँक्यू. थँक्यू.